हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? ये एक क्लियर और थोड़ा सा येलोइश फ्लूइड होता है, मतलब बिल्कुल साफ़ या कलरलेस भी बोल सकते हैं इसको। और ये थोड़ा सा पीला दिखता है, हल्का सा पीला दिखने वाला फ्लूइड होता है जो सराउंड करता है फीटस को जब वो माँ के पेट में होता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये एक एमनियोटिक सैक ऐसे थैली होती है, उसके अंदर फीटस होता है, उसके आसपास हमें एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड लिक्विड एमिनाई के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वो होती है 1.008 से लेके 1.010 तक होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से 1.010 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि फीटल का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। और इससे हम ये भी असेस कर सकते हैं, अगर इसमें कोई भी डेविएशन देखने को मिले तो इससे पता चलता है कि अंडरलाइन कोई कंसर्न, मतलब कोई इशू है, प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मिकोनियम प्रेजेंट है या फिर एबनॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होने से हमको ये कुछ चीज़ें पता चलती है, मतलब असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्लिनिकल असेसमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर डेविएट होता है तो इससे हमें पता चलता है कि कोई अंडरलाइन कंसर्न है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम होता है, मिकोनियम प्रेजेंट है, या फिर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो एबनॉर्मल है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच होता है वो 7 से 7.5 होता है। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ऐसा इसलिए, इसका एल्कलाइन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जिनको एल्कलाइन नेचर चाहिए होता है अच्छे से काम करने के लिए। और ये जो एल्कलाइन फ्लूइड है ये बचाता है फीटस को, इन्फेक्शन से बचाता है और उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। फिर देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो 250 होती है, ऑस्मोस पर लीटर होती है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में से मतलब है कि उसके अंदर किन किन चीज़ों से बना है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड मैक्सिमम यानी कि 99% वाटर से बना होता है। उसके अलावा 1% सॉल्यूट से बना होता है। जो वो सॉल्यूट में क्या क्या आता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये क्लोराइड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होता है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, फीटल की सेल्स होती है, लेन्यूगो और वर्निक्स केसियोसा होते हैं, मतलब बच्चे के जो बाल आ रहे होते हैं वो होते हैं, और वर्निक्स केसियोसा के पार्ट्स भी पाए जाते हैं। वो एक ऐसी परत होती है जो बच्चे पे चढ़ी हुई होती है, जो धीरे धीरे समय के साथ हटने लग जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, इसकी बात करें
तो स्टार्टिंग में जब एमनियोटिक फ्लूइड अगर हम कहें कि कब इकट्ठा होना चालू होता है, तो 12 हफ्ते पे 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है। और ये मैक्सिमम कब तक जाता है? 36 से 38 वीक्स पर ये पीक पे होता है। 1000 ml बोलो या फिर 1 लीटर तक ये पहुंच जाता है। और जब 38 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। इसी तरह से 40 वीक्स के बाद 800 ml तक देखने को मिलता है ये हमको। अगर 40 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी चली गई तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम वापस से कम होने लग जाता है, जो कि 800 आता है। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो ये और कम आता है, 600 भी आता है। और 42 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml तक या उससे कम देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज भी बोलते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड के सोर्स क्या क्या होते हैं, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कैसे कैसे बनता है। तो अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी के शुरुआती के दिनों की बात करें तो मेनली वो बनता है मैटरनल प्लाज्मा, मतलब माँ की शरीर के अंदर ही जो प्लाज्मा है उनका डिफ्यूज़न होता है, वो वहाँ डिफ्यूज़ होते हैं और एमनियोटिक सैक के अंदर चले जाते हैं, तो वो पानी वहाँ से आता है शुरू का। बाद की प्रेगनेंसी में देखें, लेटर प्रेगनेंसी की बात करें तो जो फीटल का यूरिन होता है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब फीटस जो फीटस है वो बाद में यूरिन प्रोडक्शन उसका चालू हो जाता है, किडनी फंक्शनल हो जाती है और यूरिन निकालने लग जाता है वो। तो यूरिन एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। फीटल लंग सिक्रीशंस भी देखने को मिलते हैं, वो भी एक सोर्स है। हमें एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल लंग के सिक्रीशन भी देखने को मिलते हैं। और फीटल स्किन फ्रॉम डिफ्यूज़न, फीटल की स्किन से भी डिफ्यूज़न होता है। अब इसके नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर की बात करें नॉर्मली, और जो नॉर्मल कलर देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर और थोड़ा पेल येलोइश टाइप का होता है। बाकी एबनॉर्मल में बात करें तो अगर हरा रंग दिखा रहा है तो मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चे ने मिकोनियम निकाल दिया। मिकोनियम फर्स्ट पॉटी होती है फीटस की। ऐसा फीटल डिस्ट्रेस की वजह से हो सकता है। येलो कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का दिख रहा है तो हीमोलाइटिक डिजीज़ की कारण हो सकता है, मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी उसका रीज़न हो सकता है कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कंपैटिबल नहीं है। अगर इसका कलर ब्राउन रंग या फिर तंबाकू के रंग का दिख रहा है हमें, तो उसका कारण इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है। और डार्क रेड कलर या बहुत ब्लडी कलर का दिख रहा है तो प्लेसेंटल ट्रॉमा हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा में किसी भी ऐसी इंजरी की वजह से जिस कारण वहाँ पे ब्लड निकला हो, तो हमें डार्क रेड या ब्लडी कलर का दिखता है। अगर सैफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। सर्कुलेशन कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेट कैसे होता है? क्या वही भरा रहता है जो पहले बनकर आया था और जमा हुआ था? ऐसा नहीं होता। एमनियोटिक फ्लूइड रेगुलरली सर्कुलेट होता रहता है। कैसे होता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड है, फीटस उसको स्वेलो करता है, निगलता है और एक्सक्रीट करता है अपने यूरिन के ज़रिए।
यूरेथ्रा से यूरिन के ज़रिए उसको निकालता है। एक तरह से सर्कुलेशन इस प्रकार होता है, और ये जो बार बार एक्सचेंज हो रहा है, इसके ये बार बार एक्सचेंज हो रहा है, इससे बैलेंस बना रहता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के प्रोडक्शन में और एब्जॉर्प्शन में। जो फीटस है ना, वो डेली का 500 से 1200 ml यूरिन निकालता है। लगातार इस साइकिल के होने से जो एक्सक्रीशन होता है और स्वॉलोइंग की साइकिल से जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो मेंटेन रहता है। जो फीटल सॉलो करता है रोज़ का 200 से 500 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है, निगलता है। और इसके का एमनियोटिक फ्लूइड को निगलने से उसके जो फीटल सॉलोइंग चालू हो जाती है। अब फीटल सॉलोइंग का क्या होता है, जब फीटस धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है तो उसके जो शुरू में ही बड़ा होते वो पीने नहीं लगता एमनियोटिक फ्लूइड को। उसकी जो निगलने की मसल्स है, वो मसल्स जो निगलने में मदद करती हैं, वो फंक्शन करना 10 से 12 हफ्ते में काम करना शुरू कर देती है। इसी टाइम के आसपास किडनी भी अपने फंक्शन को करना शुरू करती है। और सोलोइंग स्टार्ट होने के बाद फीटस क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निगलने लगता है, रोज़ निकलता है और यूरिन के ज़रिए निकालता है। कितना एमनियोटिक फ्लूइड पी लेता है बच्चा? 200 से 500 ml रोज़ का निकल कर और अपने यूरिन के ज़रिए उसको बाहर निकाल देता है, जो काफ़ी हद तक मदद करता है इस सर्कुलेशन को बनाए रखने में। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल असेसमेंट की। हम कैसे पता करेंगे, कैसे असेस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड को? अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में, जिसको USG भी बोला जाता है, ये करेंगे। इसमें 2 तरह से चेक होता है, एक होता है AFI और एक होता है SGP। AFI होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या? ये एक तरह का क्वांटिटेटिव मेज़र होता है। मतलब क्वांटिटेटिव, हम इसमें चेक करते हैं कि क्वांटिटी देखते हैं कि कितना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड यूटेरस के अंदर भरा हुआ है। इसी से हम ये भी पता लगाते हैं कि बच्चे की वेलबींग कैसी जा रही है, क्या वो अच्छे से डेवलप हो रहा है या उसको किसी तरह की दिक्कत हो रही है। एमनियोटिक फ्लूइड जो इंडेक्स है, इसकी एक नॉर्मल रेंज दे रखी है जो कि है 8 to 24 है, पर नॉर्मली 8 to 25 इसको माना जाता है। इसके बीच में अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है, वॉल्यूम है, वो बहुत अच्छा है, उसमें फीटल वेलबींग भी अच्छे से होगी। इसके बाद आता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट क्या है? ये एक छोटा पार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का। एमनियोटिक फ्लूइड, अभी इसके बारे में वापस से बात करेंगे एक बार। सिंगल जो डीपेस्ट पॉकेट है, ये भी एक अल्टरनेटिव है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का छोटा सा पार्ट है। इंस्टेड ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, पूरे मैं पहले ही समझाने से पहले एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और SGP क्या होते हैं वो समझाता हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में क्या होता है, जो लीनियर नाइग्रा होता है, स्टोमक, जो भी माँ का पेट फूला हुआ होता है जिसमें बच्चा होता है,
पेट तो नहीं कहेंगे, माँ की जो वॉम्ब होती है उसके अंदर फीटस होता है और वो फूला हुआ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसमें हम ये एएफआई चेक कैसे करते हैं? ये एएफआई कैसे चेक करते हैं? एक तो जो चेस्ट के बीच में जो लाइन जारी होती है, सी स्ट्रेट लाइन एक बॉडी पे होती है जिसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। वहाँ से और जहाँ पे हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक ऐसे ही लीनिया नाइग्रा और अम्बिलिकल कॉर्ड के से हम एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं। तो ऐसे 4 हमें कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो वो जो इमेजिनरी लाइन हम बनाई हमने और उसके आसपास जो 4 बॉक्स मिले, उनको 4 बॉक्स को अपन पॉकेट की तरह देखते हैं। उसको क्या किया जाता है, उसमें जो वो गुब्बारे जैसा पेट फूला हुआ है, अल्ट्रासाउंड के दौरान उसमें चेक करते हैं कि वो देखो जो 4 कंपार्टमेंट बने वो 4 पॉकेट्स हो गए। उसमें जहाँ पर भी एक फ्री स्पेस होगा, वर्टिकली हम ये चेक करेंगे कि वहाँ पे कितने गैप है। मतलब कोई जो बच्चा है उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं आना चाहिए और वो जिससे जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो भी नहीं आना चाहिए। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम चेक करते हैं कि कितना गैप है उस फ्री स्पेस के अंदर, और इस गैप को सेंटीमीटर में चेक किया जाता है। तो चारों पॉकेट के गैप को मिलाकर अगर रेंज 8 से 25 के बीच में आती है तो वो नॉर्मल एएफआई होता है। और एसडीपी कैसे डिफरेंट होता है? एएफआई में तो चारों पॉकेट्स को मेज़र करके ऐड करते हैं, और एसडीपी में कोई भी जो डॉक्टर होते हैं वो चारों पॉकेट में से कोई एक पॉकेट को देखते हैं जो उनको सबसे बड़ी लगती है, जो पॉकेट सबसे ज़्यादा बड़ी फील हो रही होती है वो उसको लेते हैं और उसकी रेंज को चेक करते हैं। और जो नॉर्मल एसडीपी होता है उसकी रेंज होती है 2 to 8 सेंटीमीटर होती है। तो नॉर्मली वो एक जो सबसे बड़ा उनने पॉकेट लिया उसकी जो डेप्थ उनने चेक करी सेंटीमीटर में। इसको चेक किया जाता है वर्टिकली, पेट के ऊपर से लेके वर्टिकली नीचे की तरफ जाके चेक करते हैं कि कितना स्पेस है बीच में। अगर वो स्पेस 2 से 8 के बीच में आता है तो वो नॉर्मल एसजीपी होता है। इसमें चारों पॉकेट्स को ऐड नहीं करते, सिर्फ एक पॉकेट लेते हैं जो सबसे बड़ी डॉक्टर को लग रही होती है, मतलब सबसे बड़ी पॉकेट लेते हैं। अब वो अल्ट्रासाउंड के दौरान पता लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि सबसे बड़ी पॉकेट कौन सी है, और उसकी डेप्थ चेक करता है। जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट है ये मदद करती है, ये क्या, ये एक सबसे लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। ये कहीं पर भी हो सकती है यूटेरस में जहाँ पे बच्चे के पार्ट्स नहीं है और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, मतलब फ्री है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो कहीं बार इस जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट है इसको कुछ नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट भी बोलते हैं इसको और मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट भी बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार ऐसे ले लेते हैं कि अगर ये वॉर्म है जिसके अंदर बेबी यहाँ पे है, बीच में होता है बेबी, आसपास फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैसे देखेंगे कि देखो लीनियर नाइग्रा से यहाँ पे है अम्बिलिकल कॉर्ड, इधर आ रहा है चेस्ट, आ रहा है इधर चेस्ट है, लंग से यहाँ पे चेस्ट आ रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की बाकी बॉडी, और नीचे ये यूटेरस के बाद पाँव आ गए। अब यहाँ पे एक ये लीनियर नाइग्रा ऐसे बना होता है जब पेट फूल जाता है, तो ऐसे एक लाइन ली जाती है और एक वर्टिकली लेते हैं, एक वर्टिकली लाइन ऐसे ले ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ले ली,
इसको आप सीधा इमेजिन करें ऐसे। इसमें ये 4 पॉकेट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉकेट्स हो गए। अगर हम AFI निकाल रहे हैं तो इस चारों पॉकेट में यहाँ से लेके ऐसे वर्टिकली सीधा चेक करेंगे, हम नीचे तक जाएंगे जहाँ तक वो पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जाएंगे। अगर और उस रास्ते में फीटस के कोई भी बॉडी पार्ट नहीं आना चाहिए और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आनी चाहिए जिससे वो जुड़ा हुआ है, वहाँ नीचे तक जाएंगे तो इसकी 1 2 3 4 चारों पॉकेट्स की ऐसे मेज़रमेंट निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। अगर उनका सम 8 से 25 के बीच में आता है तो AFI नॉर्मल है। इसी तरह से सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में क्या होता है, कोई भी एक पॉकेट सेलेक्ट करते हैं इन चारों में से जो डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने के बाद सबसे बड़ी लगती है, सबसे बड़ी पॉकेट फील हो, मतलब सबसे बड़ी इन द सेंस डेप्थ लग रही है कि ज़्यादा गहरी होगी जगह, तो वो वहाँ पे उसका मेज़रमेंट लेता है। और अगर वो मेज़रमेंट 2 से 8 के सेंटीमीटर के बीच में आता है तो वो एक नॉर्मल SGP काउंट करते हैं। अगर इसमें अल्ट्रेशन कम या ज़्यादा आता है तो वो पॉली या फिर ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से ये चेक करते हैं। अब इसके बाद आता है एमनियोसिंथेसिस आता है। इसमें क्या किया जाता है, एक सुई के ज़रिए बाहर से ही मतलब एक सुई को इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली, मतलब पेट के ज़रिए ही डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड की तरफ इंजेक्ट किया जाता है और थोड़ा सा अमाउंट निकाला जाता है। जिस तरह से ब्लड निकालते हैं वैसे ही थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और ये अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में होता है। एमनियोसिंथेसिस करा जाता है जब प्रेगनेंसी 15 से 20 हफ्ते की हो चुकी होती है या उसके बाद, मतलब 15 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है। क्या चेक करने के लिए करते हैं कि भैया किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना फीटस को, या क्रोमोसोमल एनोमली या एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये देखने के लिए एमनियोसिंथेसिस करा जाता है। नॉर्मली हमें 2 तरह की एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड से होने वाली 2 एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। एक का नाम है ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस, एक का नाम है पॉलीहाइड्रोएमिनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस कब होता है, जब AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, और पॉलीहाइड्रोएमिनियोस कब होता है, जब वो 24 से ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी अब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड क्या क्या काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करता है? अब हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, एक तो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। कैसे करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, कुशनिंग देता है, मतलब गद्देदार माहौल देता है बच्चे को, ताकि बाहर से किसी तरह का झटका या कुछ भी आता है तो उसमें बच्चे को एकदम से चोट न लगे, इधर उधर टकराए ना वो मदर के अंदर दीवारों पे, तो इसलिए वो ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। और भी काफ़ी तरह की प्रोटेक्शंस वो देता है। एक तो कुशनिंग प्रोवाइड करता है, उसके अंदर किसी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को नहीं आने देता, और एक सेफ़ इन्वायरमेंट देता है बच्चे को जिसमें वो सेफ़ फील करता है। एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा काम क्या होता है, मेजर काम टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, मतलब लगातार वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना बच्चे को जो उसके लिए सूटेबल है।
और उसमें कोई भी चेंज न होने देना, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट बना के रखता है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। और वो टेम्परेचर होता है 99.7 फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ये एक तो जो प्रोसेस होती है एमनियोटिक फ्लूइड जब बच्चा सॉलो करता है, उसके लंग के सिक्रीशंस उसमें मिलते हैं, म्यूकस मिलता है और फिर वो यूरिन के ज़रिए निकालता है। थोड़ा बहुत इससे रेगुलेट होता है, बैलेंस मेंटेन होता है और साथ में रेगुलेट भी होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प होती है। जो मदर होती है वो भी कंटिन्यूस लगातार जो एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे होता है उसको चेंज करती रहती है प्लाज्मा के ज़रिए। जो हमारा एमनियोटिक सैक होता है उसके ज़रिए थोड़ा थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड चेंज होता रहता है। दूसरा, जो यूटेरस होता है और फीटस होता है, इनके बीच में एक लेयर होती है, जो एक मेम्ब्रेनियस लेयर होती है जो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसकी एक फीचर है कि ये एक साथ अगर कभी टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है तो ये एक साथ पूरा टेम्परेचर चेंज नहीं करता कि भैया एक तरफ यहाँ पे अगर फ्लूइड है इसके अंदर, तो अगर इस साइड से कि बाहर से कुछ भी ऐसा हो रहा है जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हॉट हो रहा है या ज़्यादा कोल्ड होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का ये फीचर है कि वो एक साथ इस पार्ट को पूरे को चेंज नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंटली या इवनली एक साथ ही पूरे जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका टेम्परेचर को चेंज करता है और बहुत स्लोली करता है। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। इनका काम ही होता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करके रखना, बच्चे को सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना। इसलिए ये बहुत फास्ट चेंज नहीं देखने को मिलता है, इसमें बहुत स्लोली चेंज होता है ये। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, फीटल डेवलपमेंट कराने में भी हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे लंग्स को फैसिलिटेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फैसिलिटेट करता है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को भी फैसिलिटेट करता है। इससे क्या मतलब है कि जो लंग्स है उनको एक जो लंग्स और ब्रीथिंग मसल्स होती है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है और जो लंग्स हैं उनको कंप्रेस नहीं होने देता। बेसिकली बोल सकते हैं कि लंग्स की मैच्योरिटी में हेल्प करता है। सेम ये डाइजेस्टिव या जीआई जो ट्रैक होता है हमारा, उसमें भी हेल्प करता है फीटल ग्रोथ के दौरान जब वो इंट्रा यूटेराइन में होता है। कैसे मदद करता है, बच्चा रोज़ एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता है और यूरिन के ज़रिए निकालता है, तो जितनी भी मसल्स है वो पूरी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है और पूरे मूवमेंट के साथ ये चल रहा होता है प्रोसेस, तो सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है। और बात के लिए जब बच्चा बाहर आएगा तो तब तक के लिए उनको डेवलप करती है और मैच्योर करवाती है। सेम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। जैसे बच्चा उसमें रहता है तो वो उसके लिए एक तरह का पूल की तरह काम करता है। बच्चा वहाँ हिलता है, डुलता है, लात मारता है, घूंसे मारता है, तैरता है, तो उससे उसकी मस्कुलोस्केलेटल मसल्स है और इस बॉडी है वो डेवलप होती है। एडेशन से बचाता है। एडेशन से बचाने से मतलब क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे के और जो बाकी का आसपास की मदर की बॉडी है उससे चिपकने से रोकता है। उनके बीच में एक
स्टिकी फ्लूइड की तरह काम करता है, ताकि स्टिकी फ्लूइड तो कहना गलत है, उनके बीच में एक ऐसे माध्यम की तरह काम करता है जिससे वो यूट्रस की लेयर और फीटस चिपके ना, चिपकने से बचाता उनको। ये इन्फेक्शन बैरियर की तरह भी काम करता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बच्चे की तरफ नहीं आ सकता, वो पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। और हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड प्लेसेंटा के ज़रिए अम्बिलिकल कोर्ड से होते हुए बच्चे के पास जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये था हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रोएमिनियोस पढ़ेंगे। इससे पहले हम एमनियोटिक फ्लूइड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या था? एमनियोटिक फ्लूइड एक क्लियर और थोड़ा सा येलो दिखने वाला हल्का सा येलो दिखने वाला फ्लूइड है, जो बच्चे को घेर के रखता है जब वो एमनियोटिक सैक के अंदर होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसको हम लिक्वर एमिनाई भी बोलते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.008 से लेके 1.010 होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चे के फीटल डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए और क्लिनिकल असेसमेंट के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच 7 से लेके 7.5 तक होता है, मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और जो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, ये फीटस के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है एमनियोटिक फ्लूइड की? वो 250 ऑस्मोस पर लीटर होती है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड में ये काफ़ी हद तक 99% पानी से बना होता है और 1% सॉल्यूट होता है। उस 1% सॉल्यूट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पाया जाता है, यूरिया, क्रेटिनिन भी होते हैं, हार्मोन एंजाइम्स भी होते हैं और फीटल सेल्स, लैनिगो, वर्निक्स केसियोसा भी होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड को वॉल्यूम की बात करी जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक तक 50 ml हो जाता है और 20 वीक्स तक हमको ये 400 ml देखने को मिलता है। जो मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है वो हमें 36 से लेके 38 वीक्स तक देखने को मिलता है, जो कि 1000 ml होता है। इसका पीक होता है 38 वीक्स के बाद। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होना चालू होता है वापस से। 1000 टच करा टर्म तक, फिर टर्म से थोड़ा सा ज़्यादा समय होने लगता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम होने लग जाता है वापस से। और अगर प्रेगनेंसी 40 वीक से ज़्यादा जाने लग जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड 800 से 600 ml तक आ जाता है। और अगर 42 वीक से भी ज़्यादा चली जाए प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म तक चली जाए, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो 200 ml या उससे कम देखने को मिलता है। और इसी को हम ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन भी बताते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हमें प्रेगनेंसी की शुरुआत में तो माँ के प्लाज्मा से मिलता है, जो डिफ्यूज़ होकर एमनियोटिक सैक में आता है। और बाद की प्रेगनेंसी में फीटस जो यूरिन, उसका किडनी डेवलप होने के बाद उसके फंक्शन चालू हो जाते हैं उसके, और जो फीटस है वो यूरिन करने लग जाता है, और ये फीटल यूरिन ही
प्राइमरी कंट्रीब्यूटर होता है। फीटल लंग के सिक्रीशन भी थोड़ा सा योगदान दिखाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के उत्पादन में, और फीटल के जो स्किन है उससे भी डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। अब इसके कलर की बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड दिखता कैसे है। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली तो जो होता है इसका कलर ही बिल्कुल कलर जो है बिल्कुल साफ़ होता है, क्लियर होता है, या फिर ये बोल लो कलरलेस होता है, और थोड़ा सा पीला सा दिखाई देता है, बिल्कुल हल्का पीला दिखाई देता है। हल्का पीला दिखाई देता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन में इसके कलर्स क्या होते हैं। अगर देखो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा मिकोनियम निकाल दे तो हरे रंग का होता है। हीमोलाइटिक कोई डिजीज़ है तो पीला देखने को मिलता है, जो कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो सकता है। ब्राउन कलर एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो इंट्रायूटेरन डेथ की वजह से है। बहुत ज़्यादा लाल है तो प्लेसेंटा ट्रॉमा है। सैफ्रॉन कलर का है तो प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म की हो चुकी है। इसका सर्कुलेशन कैसे होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है बच्चा उसको निगलता है और निकालता है यूरिनेशन के ज़रिए। लगातार जो ये एक्सचेंज होता है इससे बैलेंस बना रहता है प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में। जो फीटस है ना, ये 500 से 1200 ml यूरिन रोज़ का निकालता है, और ये रोज़ कंटिन्यूसली होता रहता है। तो लगातार ये जो एक्सर्शन ये निकलता है और बच्चा निकलता है, इससे फ्लूइड का वॉल्यूम बना रहता है। यहाँ पे हमने कुछ ये बातें भी जानी कि बच्चा रोज़ कितना एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है। वो रोज़ 200 से 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड को निकलता है, और जो उसके स्वॉलोइंग मूवमेंट्स है वो 10 से 12 हफ्ते के अंदर चालू हो जाते हैं फीटस के। इसको हम कैसे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें क्या चेक करते हैं, AFI चेक करते हैं और SGP चेक करते हैं। AFI की जो नॉर्मल रेंज है वो 8 से 25 होती है, और SGP की जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नॉर्मली एक ब्लंडर हो गया है दोस्तों, ये 8 नहीं है, ये 5 है। तो जो AFI की नॉर्मल रेंज है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होती है, और जो SGP की नॉर्मल रेंज है वो 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसके बीच में ये नॉर्मल होते हैं, और फ्लक्चुएट होने पे ओलिगो, कम होने पे ओलिगो और ज़्यादा होने पे पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन देखने को मिलती है। एमनियोसिंथेसिस भी करते हैं, एक डायग्नोसिस, जिसमें कैसे किया जाता है, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है इंजेक्शन के ज़रिए, और उसमें चेक करते हैं कि बच्चे को किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ना। एमनियोटिक फ्लूइड के में होने वाली कुछ एबनॉर्मेलिटी क्या है, एक तो पॉलीहाइड्रोएमिनियोस है और एक ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस है। पॉलीहाइड्रोएमिनियोस कब होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिले, और ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस कब होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिले। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये देखो, प्रोटेक्शन की तरह या कुशन की तरह काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन कराता है, फीटल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, ये प्रिवेंशन करता है एडेशन से, मतलब चिपकने से बचाता है बच्चे को, किसी भी आसपास में चीज़ों से चिपकने से बचाता है ये फ्लूइड। ये एक इन्फेक्शन बैरियर की तरह काम करता है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को आसपास नहीं आने देता है बच्चे के। और हमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है।
अब हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी की जो एमनियोटिक फ्लूइड के केस में देखने को मिलती है। हमने दो एबनॉर्मेलिटी देखी, पॉलीहाइड्रोएमिनियोस और एक देखी ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस। पहले पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनियोस। पॉलीहाइड्रोएमिनियोस क्या होता है? इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। मतलब जो गेस्टेशनल एज के हिसाब से गेस्टेशनल एज की कौन सा वीक चल रहा है उस वीक के हिसाब से पहले डिसाइडेड होता है, ऑलमोस्ट आइडिया होता है हमको कि कितना ग्रोथ होगी, कितना एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। पर अगर उसके कंपेयर में ज़्यादा ही बनने लगे, ज़्यादा जमा होने लगे और एमनियोटिक फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है वॉल्यूम में गेस्टेशनल एज के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिले तो उसे हम पॉलीहाइड्रोएमिनियोस बोलते हैं। वैसे तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर तक जाता है, पर पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन में जो टर्म कंडीशन आती है तब तक हमें 2 लीटर तक देखने को मिल सकता है। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो AFI है वो 24 से भी ज़्यादा है और SGP 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो दो तरह से देखते हैं, एक तो SGP का क्लासिफिकेशन है, एक AFI का क्लासिफिकेशन है। SGP में भी हम देखेंगे तो माइल्ड, अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन देखनी है तो अगर माइल्ड कंडीशन है तो कितना बढ़ता है, 8 से 11 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। मॉडरेट में 12 से 15 सेंटीमीटर SGP देखने को मिलता है और सीवियर केस में, सीवियर पॉलीहाइड्रोएमिनियोस में जो SGP है वो 16 या 16 से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और जब हम चेक करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को माइल्ड कंडीशन में तो ये 25 से लेके 29.9 सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकता है और मॉडरेट की कंडीशन में ये 30 से ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। सीवियर केस में ये 35 या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो वो है हमारा पॉलीहाइड्रोएमिनियोस। पॉलीहाइड्रोएमिनियोस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कॉज से हो सकता है? वैसे तो सबसे मेन जो कॉज होता है वो आइडियोपैथिक है, पता नहीं चलता कि किस कॉज की वजह से हमें पॉलीहाइड्रोएमिनियोस देखने को मिल रहा है। पर इसमें हम कुछ और कॉजेज़ भी पढ़ते हैं। एक तो है फीटल कॉज। फीटल कॉज में क्या है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से पॉलीहाइड्रोएमिनियोस देखने को मिल रहा है, जैसे ट्राइसोमी 21, 18 हो गया। फीटल इन्फेक्शन हुआ है टॉर्च का, इस कारण से हो सकता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन की वजह से हो सकता है कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, बच्चा निगल नहीं पाएगा, इसलिए हमें पॉलीहाइड्रोएमिनियोस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेशन में कि बच्चा निगलता है और निकालता है, इससे एब्जॉर्ब और एक्सक्रीशन होता है, इससे मेंटेन बना रहता है। जब बच्चा निगल ही नहीं पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता ही जाएगा। और एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है फीटल के कॉज में, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला और एट्रेसिया, जिसमें इसोफेगस या तो ट्रैकिया से जुड़ जाता है या इसोफेगस का एक कॉर्नर बंद होता है,
जिस वजह से वो पेट तक नहीं पहुंच पाता है। एमनियोटिक फ्लूइड स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन में हो सकता है। टीटी ट्रिपल टीएस में देखने को मिल सकता है हमको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, मतलब जिसमें जब दो ट्विन एक साथ जन्मते हैं तो एक ट्विन से दूसरे ट्विन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। मैटरनल कॉज में क्या होता है, एक मैटरनल कॉज हमारा पढ़ते हैं। मैटरनल कॉज में है डायबिटीज़ मेलाइटस है, कि माँ को डायबिटीज़ है, या तो प्रेगनेंसी के पहले से ही थी या फिर अभी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ देखने को मिला है। या प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कोरियोएंजियोमा है, मतलब प्लेसेंटा का, यूटेरस की मेम्ब्रेन का, किसी का भी इन्फेक्शन होने को कोरियोएंजियोमा बोलते हैं। अब हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे पॉलीहाइड्रोएमिनियोस के। इसमें जो एब्डोमिनल की गिर्थ यानी कि चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी नॉर्मल से। मदर को सांस लेने में दिक्कत होगी यानी कि डिस्पनिया देखने को मिलेगा। उन्हें डिस्कम्फर्ट होगा और पेन भी फील होगा उनके वहाँ पे ज़्यादा मसल्स के खिंचने की वजह से। क्यों? क्योंकि यूटेरन ओवर डिस्टेंशन हो रहा है, खिंच रहा है यूटेरन ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, दर्द होगा। जो फंडल हाइट होगी वो भी इंक्रीज़ होगी गेस्टेशनल एज के हिसाब से। जब हम फीटल पार्ट्स को असेस करने की कोशिश करेंगे पाल्पेशन के ज़रिए, वो करने में दिक्कत आएगी। फीटल की हार्ट साउंड, जब हम ऑस्कल्टेशन के ज़रिए फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो इजीली सुनाई दी जाती है, पर पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन में सुनने में दिक्कत आएगी। बहुत कम आवाज़, हल्की आवाज़ होगी या फिर नहीं आएगी। और एक साइन ये भी रहेगा कि अल्ट्रासाउंड करने पर जो एसजीपी है वो भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और एएफआई हमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगी। डायग्नोस कैसे करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें एएफआई चेक करेंगे और एसजीपी देखते हैं। ये कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। और मैटरनल टेस्टिंग करते हैं। मैटरनल टेस्टिंग में कौन सी होती है? OGTT होता है, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ के लिए। फीटल टेस्टिंग होती है जिसमें इन्फेक्शन को देखते हैं। फीटल टेस्टिंग में टॉर्च के इन्फेक्शन को देखते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते पॉलीहाइड्रोएमिनियोस का? देखो, माइल्ड कंडीशन में तो नॉर्मली सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं अल्ट्रासाउंड से, और जो भी अगर हमको कोई अंडरलाइंग कॉज मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मॉडरेट के केस में क्या होता है? एमनियोसिंथेसिस करते हैं। मॉडरेट केस में एमनियोसिंथेसिस करते हैं। ये मॉडरेट से सीवियर का केस है। मॉडरेट से अगर सीवियर केस होते हैं तो उस दौरान हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि एमनियोसिंथेसिस करते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले एक टेस्ट किया था एमनियोसिंथेसिस, जिसमें निकाल के जेनेटिक वगैरह क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी चेक कर रहे थे, पर पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की कंडीशन में एमनियोसिंथेसिस क्यों किया जाता है? ताकि हम कुछ फ्लूइड जो एक्सेस हो गया उसको निकाल के कम कर सकें। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो ज़्यादा हो रखा है उसको निकाला जाता है, उसके अमाउंट को, और उसको निकालने का कैसा होता है? उसको हर घंटे 500 ml पर आवर के हिसाब से निकाला जाता है। ये उसकी रेट होती है, मतलब इस स्पीड से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा निकाल दिया। एक स्पीड होती है जिसमें 500 ml निकाला जाता है पर आवर में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 250 ml
हर आधे घंटे में निकाला जा रहा है। मैक्सिमम कितना निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड? 1500 से 2000 ml तक निकालते हैं, क्योंकि वो वापस बन जाता है, इसलिए मैक्सिमम निकालना पड़ता है हमको। बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम नहीं। पॉलीहाइड्रोएमिनोस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? इंडोमेथेसिन होती है। इंडोमेथेसिन एक ड्रग है जो इस केस में दी जाती है। ये ड्रग क्या करती है? इस ड्रग को मदर खाएगी और उसके सर्कुलेशन के ज़रिए ये बच्चे तक, फीटस तक पहुंचती है। तो ये फीटस की किडनी पे काम करेगी और उसके यूरिन आउटपुट को कम कर देगी। बेसिकली किडनी का जो फंक्शन था फिल्टर करके बाहर निकालना, उसको कम कर देती है, जिस वजह से बच्चा यूरिन का जो आउटपुट वो निकाले जा रहा था बार बार और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ते जा रहा था, उसको कम कर देती है। पर इस ड्रग को 32 वीक्स के बाद नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेशन में होती है ये। इसके साथ एक ड्रग और देते हैं जिसको बोला जाता है बीटामिथेसोन। इसको क्यों देते हैं? ये लंग मैच्योरिटी के लिए रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम बाद में होती है, कंसर्न बनता है, तो जल्दी डिलीवरी के लिए बीटामिथेसोन भी साथ में दी जाती है, ताकि लंग जल्दी से जल्दी मैच्योर हो सके। और कितना देते हैं? 6 से 12 mg दी जाती है। पॉलीहाइड्रोएमिनोस के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोएमिनोस की कॉम्प्लिकेशन सिंपल है, 6P से याद रखने हैं आपको। 6P हैं। क्या क्या हो सकते हैं? प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्रोलेप्स कॉर्ड हो सकता है कि कॉर्ड प्रोलेप्स हो गई, मतलब नीचे लटक गई, बाहर आने लग गई। PPH हो सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, प्रॉम हो सकता है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन बनी हुई है वो पहले ही फट जाती है या फिर रप्चर होने लग जाती है। प्री टर्म लेबर, जल्दी लेबर हो जाएगा, मतलब जल्दी डिलीवरी होने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी हम इसमें पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस पढ़ेंगे। ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस क्या देखा था हमने कि ये इसमें ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है गेस्टेशनल एज के कंपैरिजन में। और ये कितना कम हो सकता है? 200 ml से भी कम देखने को मिल सकता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और AFI और SGP चेक करते हैं तो AFI जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है और SGP हमको 2 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है। इसमें जो ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस है इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कोल्ड कंप्रेशन। मतलब देखो वो फ्लूइड है नहीं, बच्चा भी है उसमें साथ में, छोटा सा तो हो गया। अगर ज़्यादा फ्लूइड होता तो फूला हुआ होता, पर ज़रूरत से ज़्यादा ही कम है तो क्या होती है, जो अम्लाइकल कोड होती है वो दबने लग जाती है, ऐसे दब जाती है अंदर, उसको जगह ही नहीं मिल पाती अच्छे से। तो कंप्रेशन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही है। इसके कॉज और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? कॉज सबसे कॉमन, जो मोस्ट कॉमन कॉज है माइल्ड ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस का, वो आइडियोपैथिक है। मतलब हमें पता नहीं कि क्यों होता है नॉर्मली। तो बाकी फीटल वीट और दूसरे जो कॉज हैं उनके बारे में बात करते हैं कि फीटल कॉज में क्या, रीनल एजिनेसिस जो कि स्टार मार्क कॉज है सबसे कॉमन। रीनल एजिनेसिस से सबसे मेनली सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस होता है। रीनल एजिनेसिस से मतलब है कि फीटस की जो किडनीज़ है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई, इसलिए वो प्रॉपरली यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो फीटल यूरिन मेन कंट्रीब्यूट करता था एमनियोटिक फ्लूइड के बनने में, वो नहीं कर पाता है और उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ पाता है, अमाउंट नहीं बढ़ पाता। दूसरी फीटल कंडीशन क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। मतलब जो उसका यूरेथ्रा है, ये यूरिन के निकलने का रास्ता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जाम आ जाता है, जिस वजह से बच्चा यूरिन ही नहीं निकाल पाता। मैटरनल कॉज हम देखेंगे तो मैटरनल कॉज में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जैसे प्री एक्लेम्सिया हो गया या क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से
ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज देखने को मिल रहे हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से देखने को मिलता है कि प्रॉपरली हाइड्रेटेड ही नहीं है मदर, इस वजह से ओलिगो की कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि प्लेसेंटल कॉज क्या होते हैं कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, या तो प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ या अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। पोस्टम प्रेगनेंसी की वजह से कि प्रेगनेंसी लंबी चली गई, 42 वीक से ज़्यादा चली गई। हमने देखा है 40 वीक्स के बाद एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होने लग जाता है, 42 के बाद तो और कम हो जाता है। तो ये अमाउंट टू 200 ml से कम हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट कॉज देखेंगे, इटेरोजेनिक कॉज देखेंगे। ये वाले कॉज, इटेरोजेनिक से मतलब है कि हॉस्पिटल की किसी गलती के कारण, मतलब कोई ऐसी गलती के कारण हमें ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज देखने को मिल रहा है। प्रॉम हो गया कि हॉस्पिटल में की गलती की वजह से या हॉस्पिटल के दौरान प्रॉम की कंडीशन हो गई कि प्री मैच्योर रप्चर हो गया मेम्ब्रेन का, या फिर उन्होंने गलती से प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग्स दे दी या एसी इनहिबिटर ड्रग्स दे दी। जिनमें सबसे कॉमन ड्रग्स कौन सी होती है? NSAID ड्रग्स होती है। NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दी, जिसमें कॉमनली कौन सी? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम वाली को ब्लॉक करने वाली, मतलब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं ये इनहिबिटर्स। तो NSAIDs दे दी इनके लिए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, टोकोलाइटिक्स हैं, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स ही हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये होता कैसे है कि बच्चे को रीनल एजिनेसिस हुआ, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तो उससे वो यूरिन कम निकालेगा। यूरिन कम निकलेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा नहीं, मतलब कम ही रहेगा, और ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज की कंडीशन में हमें जो फंडल सिम्फाइसिस फंडल हाइट है वो कम देखने को मिलती है। फीटल के मूवमेंट भी कम हो जाते हैं, उसको जगह ही नहीं मिलती, कहाँ मूव करेगा वो। फीटल के पार्ट्स को पाल्पेट करने में इसमें भी दिक्कत होती है, इसमें कम होने की वजह से दिक्कत होती है। लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड इन केस ऑफ प्रॉम, अगर प्रॉम की कंडीशन है, रप्चर हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड लगातार लीक कर रहा है। डायग्नोस कैसे करेंगे? इसमें डायग्नोस सेम है कि अल्ट्रासाउंड करेंगे और हम उसमें AFI और SGP चेक करेंगे, जो कि इनके नॉर्मल रेंज से कम आएगा। AFI 5 से कम आएगा और SGP 2 से कम आएगा। NST करेंगे। NST मतलब इसमें माँ पहले ही कमज़ोर फील कर रही होगी, एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा नहीं है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब ऐसे टेस्ट करेंगे जिसमें स्ट्रेस ना हो किसी भी तरह का, सुई चुबाना वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करें। क्यों करेंगे? ताकि फीटल की वेलबींग को चेक कर सकें। और इसमें हम बायोफिज़िकल प्रोफाइल भी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसमें चेक करना है कि बच्चे की ब्रीथिंग कैसी है, मूवमेंट कैसी है, टोन कैसा है और एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। उसकी ब्रीथिंग, मूवमेंट और टोन को चेक करेंगे खासकर। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जानना है बच्चा कम एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन में भी कैसे उसकी वाइटल प्रोफाइल से अंदर। ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज का मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, माइल्ड केस में, जो अगर माइल्ड केस है
तो उसमें एडिक्वेट हाइड्रेशन देंगे, आईवी ओरल कैसी भी, और बच्चे को लगातार मॉनिटर करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कंप्रेशन हो जाए या फिर सीरियस कंडीशन की तरफ ना बढ़ जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। मॉडरेट से सीवियर केस में क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे कि अगर कोई अंडरलाइन को हमको मिलता है तो उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन या इन्फेक्शन है तो इनको मैनेज करेंगे, इनके लिए सही करेंगे। इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस में अमीनो इन्फ्यूज़न करते हैं। मतलब वहाँ पे हमने अमीनो सिंथेसिस किया था ताकि हम फ्लूइड को निकाल सकें, अमीनो सिंथेसिस किया था ताकि फ्लूइड निकाल सकें। यहाँ पे अमीनो इन्फ्यूज़न करेंगे, मतलब हम बाहर से मदर के यूटेरस में या एमनेटिक सैक के अंदर फ्लूइड डालेंगे ताकि फ्लूइड बढ़ सके। तो नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज़ करा जाता है एमनेटिक कैविटी में, और इसकी रेट क्या होती है, 500 ml पर आवर की स्पीड से करा जाता है। 250 ml हर आधे घंटे में 30 मिनट में करा जाता है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो अर्ली डिलीवरी करा देंगे। अगर प्रोम की कंडीशन है, मदर को प्रोम हो गया मतलब रप्चर हो गई मेम्ब्रेन, तो एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि प्रिवेंट कर सके कि इन्फेक्शन ना हो। और कोरियो एमनियोनाइटिस के लिए मॉनिटर करते रहेंगे। ये क्या है, कोरियो एमनियोनाइटिस के लिए मॉनिटर करते रहेंगे। ये क्या है, इंट्रा एम्नियोटिक का इन्फेक्शन। तो वहाँ फ्लूइड के आसपास में इन्फेक्शन हो जाता है। ये वो इन्फेक्शन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक तरह का एमनियोटिक फ्लूइड में प्लेसेंटा का और फीटल मेम्ब्रेन का, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वेट नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फीटल में और मैटरनल में। फीटल में तो क्या IUGR हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब यूटेराइन में जब बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। स्टिल बर्थ के चांस बढ़ जाते हैं। अम्लाइकल कोड कंप्रेशन देखने को मिलता है, अम्लाइकल कोड का कंप्रेशन देखने को मिलता है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। मैटरनल में क्या होगा, प्रोलोंग लेबर, अगर डिलीवरी के टाइम मदर का लेबर जो होता है वो लंबा चलेगा। सी सेक्शन चांस बढ़ जाएंगे, और प्रॉम के केस में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड और उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई। इसमें हम एक चीज़ जानेंगे कि हमने जो पॉली और ओलिगो पढ़ा है, उसमें अगर कभी भी पूछा क्वेश्चन, अगर तो आंसर डायरेक्ट देना। अगर स्पेसिफिक पूछा है तब आप माइल्ड मॉडरेट के हिसाब से बताइएगा। बाकी अगर स्पेसिफिक नहीं है तो नॉर्मली जो रेंज है वो डायरेक्ट बतानी है, उसमें माइल्ड मॉडरेट वाली लाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रेंज अपन ने देखी पॉली की थी 25 से ज़्यादा या फिर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और ओलिगो में थी हमारी, ओलिगो के अंदर कितनी थी कि 5 सेंटीमीटर से कम, और SGP कितनी थी हमारी 2 सेंटीमीटर से कम, ये बताना। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने पढ़े, माफ़ करिएगा, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस बारे में आप बताएंगे। बेसिकली हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस किन कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है, इन कुछ ऑप्शन में से
एसोफेजियल एट्रेसिया से होगा, एनसिफेली से होगा, रीनल एजिनेसिस से होगा या डाउन सिंड्रोम से होगा। तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस इनमें से किससे रिलेट करता है? एसोफेजियल एट्रेसिया, एनसिफेली, रीनल एजिनेसिस या डाउन सिंड्रोम। तो ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस रीनल एजिनेसिस से रिलेट करता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि रीनल एजिनेसिस में जो किडनीज़ हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो बच्चा यूरिन नहीं कर पाता, और यूरिन न कर पाने की वजह से जो एमनेटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डिस्पनिया होता है? सांस छोड़ने पर, सांस ब्रीथिंग के टाइम पे डिस्पनिया फील होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो कौन सी कंडीशन है? एब्रप्टो प्लेसेंटा है, इक्लेम्सिया है, पॉलीहाइड्रोएमिनियोज है या प्लेसेंटा प्रीविया है? तो इन कुछ कंडीशन में किस कंडीशन की वजह से डिस्पनिया देखने को मिलता है मदर के अंदर? एब्रप्टो प्लेसेंटा की वजह से, एक्लेम्सिया की वजह से, पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की वजह से या प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीहाइड्रोएमिनियोस की वजह से। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंशन हो जाता है यूटेरस का, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? ओवर डिस्टेंशन की वजह से हमारे जितने भी ऊपर की मसल्स वगैरह पार्ट्स होते हैं वो कंप्रेस होने लगते हैं, दबने लगते हैं, और हमारे डायफ्राम को भी प्रॉपरली स्पेस नहीं मिलती है ब्रीथ करते टाइम और एक्सेल करते टाइम, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासाउंड में हमने डायग्नोज किया कोरियोनिक पॉलीहाइड्रोएमिनियोस, अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस में हमने क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमिनियोस देखा, मतलब सीवियर पॉलीहाइड्रोएमिनियोस देखा, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होना चाहिए? मुझे नहीं लगता इसमें आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत है। तो हमारा AFI कितना होना चाहिए? AFI SGP कुछ भी, AFI होना चाहिए 25 से ज़्यादा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और SGP होना चाहिए 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा। एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर वुमेन, मतलब कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी 36 वीक से ज़्यादा की हो चुकी है और उसको एडमिट किया है क्योंकि उसको पॉलीहाइड्रोएमिनियोस डायग्नोस हुआ है, जिस वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इनमें से कौन से ट्रीटमेंट हम क्लाइंट को देंगे? कि डायूरेटिक्स देंगे, एमनियोसिंथेसिस करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे, या फिर आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे उसकी मेम्ब्रेन? तो ऑप्शंस हैं कि डायूरेटिक्स देंगे, एमनियोसिंथेसिस करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन को। तो इसके अंदर हम कंप्लीट क्या करेंगे आप बताएं पहले।
तो इसके अंदर हम एमनियोसिंथेसिस करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एमनियोसिंथेसिस इंजेक्शन के ज़रिए जो एक्सेस फ्लूइड बना हुआ है उसको निकालेंगे। अगर रेट की बात भी पूछी जाए तो 500 ml पर आर निकालेंगे। इनमें से कौन सी ड्रग पॉलीहाइड्रोएमिनियोज को कम करती है? ड्रग्स तो एक ही ड्रग के बारे में पढ़ा है अपन ने, तो वो है इंडोमिथेसिन। इंडोमिथेसिन जिसके साथ हम कौन सी देते हैं? बीटामिथेसोन भी देते हैं लंग मैच्योरिटी के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं कि पॉलीहाइड्रोएमिनियोज जो है वो किन से जुड़ा हुआ है? कि पॉलीहाइड्रोएमिनियोज इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है? इसोफेजियल एक्ट्रेसिया से, मल्टीपल प्रेगनेंसी से, मैटरनल डायबिटीज से, या बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस से? तो पॉलीहाइड्रोएमिनियोज हमारा जुड़ा हुआ है बाइलेटरल रीनल एजिनेसिस से। ऐसा होने की वजह से यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और बच्चे के अंदर कंटिन्यूसली फ्लूइड बढ़ता जा रहा है। आज का टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। अगर अच्छा लगे तो वापस आइएगा पढ़ने के लिए।